इस दुनिया में इंसान दो तरह की गलतियां करता है, एक अनजाने में और दूसरा जानबूझ करके। अनजाने में की हुई गलतियों को तो माफ़ किया जा सकता है, पर जो इंसान जानबूझ करके गलती करता है वो कतई माफ़ी के लायक नहीं होता है। और जो इंसान जानबूझ करके गलती करता है उससे सिर्फ उसे ही परेशानी नहीं होती है, बल्कि उसके साथ और भी कई लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बरेली, और इसी बरेली का एक थाना पड़ता है नवाबगंज। नवाबगंज थाने के अंतर्गत एक गांव आता है लावाखेड़ा, और इसी लावाखेड़ा गांव का रहने वाला परमानंद की पत्नी का नाम है उर्मिला देवी। परमानंद जो पेशे से एक किसान है। परमानंद के टोटल 5 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटियां और 2 बेटे। परमानंद जो अपने तीनों बच्चियों की शादी कर चुका है। दूसरा बेटा है मनोज और सबसे छोटा बेटा है गणेश। मनोज भी जो ऑलरेडी शादीशुदा है। मनोज की पत्नी का नाम है गीता। मनोज जो दिल्ली शहर में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। परमानंद का पूरा परिवार खुशहाल तरीके से अपना जीवन व्यतीत करता है। लेकिन परमानंद की जब तबीयत खराब हो जाती है, 27 जुलाई को परमानंद की बहू गीता अपने ससुर को इलाज कराने के लिए घर से बाहर लेकर जाती है। लेकिन गीता जब अपने ससुर को लेकर घर से निकलती है, उसके बाद से दोनों घर ही वापस नहीं आते हैं। इसीलिए परमानंद का सबसे छोटा बेटा गणेश अपनी भाभी के नंबर पर फ़ोन करता है, लेकिन अब गीता का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। उसके बाद से गणेश अपनी भाभी और पिता की हर जगहों पर तलाश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। और देखते ही देखते लगभग 2 सप्ताह का समय गुजर जाता है। पर जैसे ही 2 सप्ताह का समय गुजर जाता है, आखिरकार 11 अगस्त को गीता अपने ससुराल में पहुंचती है। पर गीता जब अपने ससुराल में पहुंचती है तो उसके साथ गीता का ससुर परमानंद नहीं होते हैं। गणेश जब अपनी भाभी से अपने पिता के बारे में पूछताछ करता है तो गीता कहती है कि दरअसल वो एक रिश्तेदार के यहाँ चले गए हैं। उसके बाद से गीता अपने ससुराल में 2 दिनों तक ठहरती है। उसके बाद से अचानक कहीं गायब हो जाती है। उसके बाद से गणेश जब अपनी भाभी के नंबर पर फ़ोन करता है, रिंग तो जारी है, लेकिन गीता फ़ोन नहीं उठा रही है। इसलिए अब गणेश को लगता है कि शायद उसके पिता के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। जब उसके पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है, उसकी भाभी भी जब फ़ोन नहीं उठाती है, आखिरकार गणेश 21 अगस्त को नज़दीकी थाने में जाता है और अपने पिता का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस जब गणेश से उसके पिता के बारे में पूछताछ करती है तो गणेश सारी कहानी पुलिस को बता देता है कि उसके पिता उसके भाभी के साथ गई थी। उसकी भाभी 2 सप्ताह बाद घर भी आई थी, लेकिन उसके बाद से गीता भी कहीं गायब है। गणेश जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, साथ ही साथ जब गीता का नंबर पुलिस को देता है, पुलिस भी गीता के नंबर पर फ़ोन करती है। रिंग तो जारी है, पर गीता फ़ोन नहीं उठा रही है। पुलिस जब लगातार गीता के नंबर पर फ़ोन करने लगती है, बीच में एक बार गीता फ़ोन उठाती है। पुलिस जब गीता से पूछताछ करती है तो गीता पुलिस वालों से झूठ बोलती है। गीता अपने आप को कभी दिल्ली तो कभी मुंबई बताती है। इसलिए पुलिस को अब गीता के ऊपर कहीं ना कहीं शक चला जाता है। गीता जब लगातार पुलिस को चकमा देने लगती है, इसीलिए पुलिस अब गीता के बारे में पता लगाने के लिए उसके मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। डिटेल्स को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि गीता अपनी बड़ी बहन ललिता और अपने जीजा प्रमोद से लगातार कांटेक्ट में है। पुलिस को जैसे इस तरह का डिटेल्स मिल जाता है, पुलिस गीता के बड़ी बहन ललिता और उसके पति प्रमोद दोनों को थाने में बुलाती है और फिर इन दोनों से गीता के बारे में पूछताछ करती है। पुलिस जब इन दोनों से गीता के बारे में पूछती है तो ललिता गीता के एड्रेस बता देती है। ललिता बताती है कि दरअसल गीता बरेली में एक किराए का कमरा लेकर के अकेले रह रही है। ललिता जैसे ही एड्रेस दे देती है, पुलिस 23 दिसंबर को बरेली में जाती है और उस एड्रेस से गीता को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर गीता से उसके ससुर परमानंद के बारे में पूछती है। पहले तो गीता इधर उधर की बात करती है, लेकिन पुलिस जैसे ही शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार गीता सच्चाई कबूल कर लेती है। गीता पुलिस वालों से कहती है कि दरअसल परमानंद की हत्या कर दी गई है। लेकिन गीता जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। गीता के पिता का नाम है गंगाराम जो बहेड़ी थाना के अंतर्गत फरीदपुर गांव के रहने वाले हैं। गंगाराम के पत्नी का नाम है रेशमा देवी। गंगाराम के टोटल 4 बेटियां हैं, जिसमें बड़ी बेटी ललिता और दूसरी बेटी गीता। गंगाराम अपनी बड़ी बेटी ललिता की भी शादी कर चुका है। गीता जो अपने ही इलाके से पढ़ाई करती है, लेकिन गीता का पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसीलिए बड़ी मुश्किल से 8वीं क्लास तक पढ़ाई करती है और उसके बाद से अपनी पढ़ाई छोड़ देती है। गीता जो देखने में जितनी ही खूबसूरत है उतनी ही चंचल। गीता का बचपन से ही लड़कों जैसा शौक होता है। वो लड़कों जैसा कपड़ा ही नहीं पहनती है, बल्कि लड़कों जैसा ही बाल भी कटवा करके रखती है। गंगाराम के घर में ट्रैक्टर के साथ साथ मोटरसाइकिल भी है। गीता जो मोटरसाइकिल भी चलाना जानती है।
अक्सर मोटरसाइकिल निकालकर अपने ही गांव के लड़कों के साथ रेस लगाते रहती है। लेकिन गीता जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखती है और फिर लड़कों के साथ में घूमना फिरना शुरू करती है, गांव के कई सारे लड़के गीता के पीछे पड़ जाते हैं। हालांकि गीता भी इतना नासमझ नहीं थी। कई सारे लड़के जब गीता के ऊपर डोरे डालना शुरू करते हैं, गीता भी अपने कदम को पीछे नहीं हटाती है, बल्कि अपने ही गांव के कई सारे लड़कों के साथ में गीता का प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। प्रेम प्रसंग जब शुरू होता है, कई सारे लड़कों के साथ गीता अवैध संबंध भी बनाती है। पर यह बातें ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपती और आखिरकार एक दिन इस बात की जानकारी गंगाराम को मालूम चल जाता है। गंगाराम को जब अपनी बेटी की करतूतों के बारे में मालूम चलता है, अपनी बेटी गीता को काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गीता अपने पिता की एक बात नहीं मानती है। इसलिए गंगाराम अपनी बेटी की जल्द से जल्द शादी कराने के लिए एक लड़के का तलाश करना शुरू कर देते हैं। और आखिरकार गंगाराम की अपनी ये तलाश भी पूरी हो जाती है और फिर लावाखेड़ा का रहने वाला उन्हें मनोज मिल जाता है। मनोज जब पसंद आ जाता है, गंगाराम अपनी बेटी गीता की शादी मनोज से कर देते हैं। मनोज भी जब गीता से शादी कर अपने घर लेकर आता है, खूबसूरत पत्नी पाकर बेहद ही खुश होता है। धीरे धीरे जब समय गुजरना शुरू होता है, जब 1 साल का समय गुजरता है, मनोज का एक बेटा भी हो जाता है। पर जैसे ही एक बच्चा इस दुनिया में आ जाता है, मनोज को अब अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने लगता है। इसीलिए मनोज अब अपना गांव छोड़ देता है और एक नौकरी की तलाश में उधम सिंह नगर चला जाता है। और फिर उधम सिंह नगर में ही एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगता है और वहीं पे एक किराए के कमरे में रहने लगता है। लेकिन मनोज जब पहली बार अपनी पत्नी को छोड़कर अलग होता है, वो तो जाकर के अपने काम में बिजी हो जाता है, लेकिन गीता अपने पति के लिए परेशान हो जाती है। चाह करके भी जब कोशिश करती है, जब गीता को अपने पति का सुख नहीं मिलता है, वो इधर उधर ताक झाँक करने लगती है। तभी गीता की नज़र अपने ही ससुर परमानंद के ऊपर चला जाता है। दरअसल परमानंद भी जब अपनी बहू की खूबसूरती को देखा था, देख करके परमानंद की भी नीयत खराब हो चुकी थी। इसलिए परमानंद भी अपनी बहू के तरफ जब भी घर में आता है, अजीब निगाहों से देखता है। दरअसल परमानंद जानबूझ करके ही अपने बेटे को जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है और एक नौकरी के तलाश में घर से बाहर भेज देता है। उसके बाद से परमानंद जब भी अपने घर के अंदर जाता है, अपनी बहू से जब भी कुछ मांगता है, हाथों से लेने के बहाने उसे टच करने की कोशिश करता है। परमानंद जब बार बार अपनी बहू को टच करने की कोशिश करता है, गीता को भी समझने में देर नहीं लगता है कि उसका ससुर चाहता क्या है। इसलिए गीता भी अपने आप को नहीं रोक पाती है और ना चाहते हुए भी एक दिन परमानंद और गीता के बीच उन्हीं के घर के अंदर अवैध संबंध बन जाता है। एक बार जब यह सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद से कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। पर यह बातें भी ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपती है और आखिरकार एक दिन परमानंद की पत्नी अपने पति और बहू को ही अपने ही घर में आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। परमानंद की पत्नी जैसी इस तरह की नज़ारा देखती है, अपनी बहू और पति को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो परमानंद कुछ समझने को तैयार होता है और ना ही गीता अपने कदमों को पीछे हटाती है। इसीलिए मजबूर होकर के एक दिन परमानंद की पत्नी ये सारी बातें अपने बेटे से बता देती है। जब इस तरह की बातें मनोज को मालूम चलता है, मनोज तुरंत ही घर पे आता है और अपने पत्नी को काफ़ी समझाता है। लेकिन समझाने के बावजूद भी जब मनोज को लगता है कि उसकी पत्नी सुधरने वाली नहीं है, मनोज अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर उधम सिंह नगर चला जाता है। वहाँ पे जा करके किराए के कमरे में रहने तो लगता है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बावजूद भी गीता के आदतों में कोई सुधार नहीं होती है। दरअसल मनोज जब अपनी ड्यूटी चला जाता है, उसके बाद से गीता अपने घर में ताला लगा करके दिन भर शहर में इधर उधर घूमती है। इधर उधर जब घूमना शुरू करती है, इसी दौरान गीता की 2 लड़कों से मुलाकात होती है, जिसमें से एक का नाम है शेखर, जो आदर्श नगर का रहने वाला है, तो दूसरे का नाम है अमित, जो जगतपुरा का रहने वाला है। दरअसल गीता का एक साथी अमित और शेखर के साथ अवैध संबंध शुरू हो जाता है। उसके बाद से शेखर और अमित ही गीता का हर तरह का खर्च उठाना शुरू कर देते हैं। गीता इन दोनों के साथ अक्सर शहर में इधर उधर घूमने ही नहीं जाती है, बल्कि बड़े बड़े होटलों में भी जाती है, साथ ही साथ फिल्म देखने के लिए सिनेमा घरों में भी जाती है। यह सिलसिला जब शुरू होता है, इस बात की जानकारी मनोज को नहीं मालूम चलता है। लेकिन गीता जब अपने घर पर रहती है, तो उसी के पड़ोस का रहने वाला चंद्रकांत जो ऑलरेडी शादीशुदा है। चंद्रकांत भी जब गीता की खूबसूरती को देखता है, चूंकि पड़ोसी है, इसलिए चंद्रकांत अक्सर मनोज से बातचीत भी करते रहता था। अब चंद्रकांत भी मनोज के घर आना जाना शुरू कर देता है। चंद्रकांत भी जब मनोज के घर पे जाता है, तो गीता को समझने में देर नहीं लगता है कि चंद्रकांत भी चाहता क्या है, और ना चाहते हुए भी आखिरकार गीता और चंद्रकांत के बीच में भी अवैध संबंध शुरू हो जाता है। उसके बाद से चंद्रकांत अक्सर गीता से मुलाकात करने के लिए उसके घर के अंदर ही जाता है। एक दिन दोपहर के वक्त जब दोनों अपने घर में थे, उसी वक्त ही मनोज ड्यूटी से अपने घर वापस आ जाता है और दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। मनोज जैसी इस तरह की नज़ारा देखता है, अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करता है। लेकिन गीता इधर पिटाई खाने के बाद अपने गलतियों को स्वीकार करने के बजाय
अपने पति से लड़ बैठती है। कहती है कि जब मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो मुझे छोड़ दो। छोड़ने की जब बात कहती है, मनोज इस पर काफ़ी गुस्सा हो जाता है। कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम्हें अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुझे अपनी इज्जत की परवाह है, इसीलिए सामान बांधो और हम घर चलते हैं। उसी दिन ही मनोज अपनी पत्नी को लेकर वापस घर चला आता है। लेकिन घर आने के बाद मनोज कुछ दिन अपने घर पर रहता है और फिर एक नौकरी की तलाश में दिल्ली शहर चला जाता है। मनोज तो दिल्ली शहर चला जाता है, लेकिन गीता की आदतों में कोई सुधार नहीं होता है। चंद्रकांत, जो मीरगंज थाना के अंतर्गत गौनेरा गांव का रहने वाला है। इधर मनोज जब दिल्ली चला जाता है, उसके बाद से गीता फिर से चंद्रकांत से मुलाकात करना शुरू कर देती है। अपने ही ससुराल से बाइक लेकर घर से निकल जाती है और चंद्रकांत से मुलाकात करने के लिए बरेली शहर में जाती है। वहाँ पे जाती है, दिन भर अपना समय गुजारती है और उसके बाद वापस अपने ससुराल चली आती है। दरअसल इसके बाद भी गीता का सिर्फ चंद्रकांत के साथ ही अफेयर नहीं चलता है, बल्कि शेखर और अमित को भी अपने ससुराल में बुलाने लगती है। इस तरह का जब सिलसिला शुरू होता है, ये बातें जब गीता के ससुर परमानंद को मालूम चलता है, वो गुस्से के मारे आग बबूला हो उठता है। परमानंद अपनी बहू को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है। गीता को जब घर से बाहर निकलने में रुकावट करने लगता है, गीता अपने ससुर से लड़ बैठती है। कहती है कि मुझे अपना जागीर मत समझो, जब मैं अपने पति को कुछ नहीं समझती हूँ तो तुम क्या चीज़ हो। परमानंद के लाख समझाने के बावजूद भी गीता अपने ससुर की बात नहीं मानती है और अक्सर चंद्रकांत से मुलाकात करने के लिए बरेली जाना शुरू कर देती है। इस वजह से जब परमानंद काफ़ी गुस्से में आ जाता है, अपनी बहू के ऊपर दबाव डालने लगता है। जब अपनी बहू के ऊपर दबाव डालने लगता है, ये चीज़ें गीता को पसंद नहीं आती है। गीता को लगता है कि शायद उसका ससुर अब उसके रास्ते का रोड़ा बन चुका है, इसीलिए गीता अब अपने ससुर को ही इस दुनिया से हटाने का तय कर देती है। जब गीता जाकर के बरेली में चंद्रकांत से मुलाकात करती है, अपने ससुर को इस दुनिया से हटाने की बात कहती है। जैसे ही अपने ससुर को इस दुनिया से हटाने की बात कहती है, चंद्रकांत भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से गीता अब अपने ससुर से प्यार मोहब्बत से बातचीत करने लगती है। इसी दौरान परमानंद की तबीयत खराब हो जाती है। गीता अपने ससुर का इलाज कराने के बहाने 27 जुलाई को अपने घर से लेकर निकलती है और सीधे चंद्रकांत के घर बरेली में पहुंच जाती है। वहां पर लेकर के जब पहुंचती है, जा करके परमानंद के चंद्रकांत से मुलाकात ही नहीं करवाती है, बल्कि अपने ससुर से झूठ बोलती है कि चंद्रकांत ने जो भी गलती किया है वो अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहता है। परमानंद भी अपनी बहू की बातों में आ जाता है। दोनों जब बरेली में चंद्रकांत के घर पे पहुंचते हैं, इधर चंद्रकांत अपने षड्यंत्र के तहत पहले से ही कुछ शराब की बोतलें खरीद कर ला के रखा था। जैसे ही वहां पे पहुंचते हैं, चंद्रकांत और परमानंद दोनों एक साथ बैठकर शराब पीने लगते हैं। जब शराब पीना शुरू करते हैं, चंद्रकांत अपने षड्यंत्र के तहत काफ़ी मात्रा में परमानंद को शराब पिलाता है। परमानंद जैसे ही नशे में चूर हो जाता है, उसके बाद से चंद्रकांत और गीता परमानंद का ही गमछा लेकर उसके गले में लगाकर तब तक जोर से खींचते हैं जब तक परमानंद की सांसें नहीं रुक जाती है। परमानंद जैसे ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, उसके बाद से गीता अपनी बाइक निकालती है, खुद ड्राइविंग करती है। पीछे चंद्रकांत बैठ जाता है और बीच में परमानंद की डेड बॉडी लेकर के बैठ जाता है। इस तरीके से लेकर के बैठता है कि सड़क पे जब निकले किसी को शक ही ना हो कि परमानंद इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। उसके बाद से ये दोनों मिल करके परमानंद की डेड बॉडी को लेकर सीधे भाखड़ा नदी किनारे में पहुंचते हैं और नदी के किनारे रुक करके परमानंद की डेड बॉडी को उतारते हैं, उसे एक बोरी में पैक करते हैं, साथ ही साथ उस बोरी में कुछ ईंट भी डाल देते हैं और फिर उसकी डेड बॉडी को नदी में फेंक करके वापस चले आते हैं। लेकिन गीता वहाँ से जब वापस आती है, 2 सप्ताह तक बरेली में ही चंद्रकांत के साथ ही रहती है। 2 सप्ताह बाद 11 अगस्त को अपने घर पे आती है, लेकिन जैसे ही अपने ससुराल में पहुंचती है, इधर परमानंद का सबसे छोटा बेटा गणेश अपने पिता के बारे में पूछताछ करता है, जिससे अब गीता को डर सताने लगता है कि शायद वो कहीं पकड़ी ना जाए। 2 दिन वहाँ पे ठहरती है और फिर 2 दिन के बाद अपना ससुराल छोड़कर फरार हो जाती है। वाकई में गीता जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, पुलिस गीता के ही तहरीर पे उसके प्रेमी चंद्रकांत को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।